Hello students, myself Rajiv Atri and today we are going to discuss our question paper. So students, this is the pattern of question paper. Total questions are 37 in which first 20 questions are of each 1 marks and 21 to 27. 7 questions are of 2 marks. Similarly, 7 questions are of 3 marks. After that, 3 questions with each option having a 5 marks collection. So students, हम इस पूरे पैटर्न को 3 वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी लंबी ना बन पाए। पहले इस वीडियो में हम 1 मार्क्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी। These are your question number 1, 2 and 3. So students, question number first is cell. एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। आपको पता होना चाहिए किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदला जा सकता। उसको हमने कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो कि कैपिटल R है। अब बोला कि सप्लाई मैक्सिमम करंट व्हेन मींस एक सेल लिया मैंने जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, किस कंडीशन पे वो मैक्सिमम करंट देगा। देखो, करंट ज्यादा होने के लिए रेजिस्टेंस कम होना जरूरी है और रेजिस्टेंस भी दो हैं अभी, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। स्मॉल आर कैन नॉट बी चेंज्ड बट कैपिटल आर को तो चेंज किया जा सकता है। तो टोटल रेजिस्टेंस अभी फिलहाल कॉम्बिनेशन का कितना बन रहा है, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। एंड फॉर अ मैक्सिमम करंट रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉल मींस आर इज इक्वल टू जीरो। तो तभी तो कम से कम रेजिस्टेंस सर्किट का कितना रहेगा, स्मॉल आर रहेगा। सो आंसर इज स्मॉल आर इज इक्वल टू 0। ये था हमारे ऑप्शन में। अच्छा, इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, सेकंड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी इज। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच का इकलौता रिलेशन ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकाला था। जे मींस करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का रिलेशन जो निकाला था हमने, जे इज इक्वल टू सिग्मा इज आवर कंडक्टिविटी। सो E डिवाइडेड बाय J, इसने पूछा है E डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी पूछा है, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 बाय सिग्मा निकल के आएगा एंड 1 बाय सिग्मा रो होता है। रो इज आवर आंसर, रजिस्टिविटी आंसर था। अच्छा, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अभी रेस्ट पे था और उसे रेस्ट से ही हमने प्रोजेक्ट करवाया। किसमें प्रोजेक्ट करवाया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे से। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, देखें, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन भागेगा, अगर इलेक्ट्रॉन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में भागेगा तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही ट्रेवल करेगा। बट पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में भागेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, के वी बी साइन थीटा एंड थीटा विल बी जीरो, देन साइन जीरो होल जीरो, देन फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो बट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू ई। और उसी फोर्स के कारण क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, स्ट्रेट लाइन रिमेन्स, रिमेन इन स्ट्रेट लाइन मोशन। Here is our question number 4. Above Curie temperature. First of all, you have to know what is Curie temperature. Curie temperature पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में हमने पढ़ा था, क्यूरी लो भी पढ़ा था और क्यूरी टेम्परेचर भी पढ़ा था। क्यूरी लो ये था कि जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन हम देखेंगे वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन किस पे करेगा, टेम्परेचर। ऐसे ही यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर है, वो वहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर की फॉर्म में हमने एक क्वांटिटी पढ़ी थी प्रोपोर्शनलिटी की साइन में, और वो जो क्यूरी टेम्परेचर होता था वो फेरो और पैरा को रिलेट करता था, क्योंकि डाया को तो रिलेट कर ही नहीं सकता, डाया मैग्नेट तो अलग ही कैटेगरी का है क्योंकि अपोजिटली मैग्नेटाइज होता है। बट अगर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को हम ज़्यादा टेम्परेचर दे दे तो वो पैरा बन सकता है, मीन्स हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटाइजेशन कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटाइजेशन कम होगी। यही हमने क्यूरी लॉ में भी पढ़ा था, टेम्परेचर एंड मैग्नेटाइजेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ferromagnetic material become paramagnetic is a correct answer. So second question is displacement current exists only when, displacement current क्या था, displacement current देखें, ID मैक्सवेल ने मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ जब दिया उसमें बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, क्या था, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाय डी टी।
वेयर चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो तभी चेंज होगा ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो यही करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिंस आर। इनमें जो भी ऑप्शन थे वो ऑप्शन तो बिल्कुल ही अलग थे, जैसे कि अल्ट्रावायलेट था, हाँ, इनमें से एक्सरे ही करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम इन पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज। पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में कब होता है? फर्स्ट थिंग, पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसको बायसिंग नहीं मिली। विदाउट बायसिंग के, ना फॉरवर्ड बायस में रखो ना रिवर्स बायस में रखो, तब वो पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में बोला जाता है। और इक्विलिब्रियम में अब क्या होगा? पीएन जंक्शन के अंदर या डायोड के अंदर करंट थोड़ी ना होगा, जब फॉरवर्ड या रिवर्स बायस में होगा तभी तो करंट होगा। दैट इज, यही आंसर है हमारा, जीरो। करंट कितना होगा? जीरो। क्यों? उस टाइम पे उसके अंदर क्या हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत ड्रिफ्ट कर रहे हैं या होल्स के अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं, वो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। कैंसिल करने के कारण नेट करंट कितना होगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोनर एनर्जी लेवल। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या, इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी होगी तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां पे रखे जाएंगे? कंडक्शनल बैंड में रखे जाएंगे। कंडक्शनल बैंड में रखे जाएंगे तो डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शनल बैंड के बिल्कुल जस्ट पास में आ जाएगा, बिलो बिलो द कंडक्शनल बैंड। हियर इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन टू न्यूक्लियाइज फ्यूजेस, मींस डिफ्यूजन प्रोसेस, या फ्यूजन हो या फीजन हो, कोई भी प्रोसेस हो, है तो रेडियो एक्टिव प्रोसेस। एंड रेडियो एक्टिव प्रोसेस की डेफिनेशन बनाते टाइम हम बोलते हैं कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल में कन्वर्ट होने जा रहा है। कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्यों होता है? क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसी होती है? कम होती है। सिमिलरली कोई भी न्यूक्लियाई स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है। तो कोई भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज ही होती है आफ्टर द प्रोसेस। यहां पे भी ऐसा ही हुआ। इन बीटा डीके, बीटा माइनस डीके है, देखें बीटा प्लस होता है, बीटा माइनस होता है। माइनस क्यों होता है? जब एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ जाए प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो क्या होगा? एक न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट करने लग जाएगा बाय द हेल्प ऑफ पाई मेसॉन्स। हाँ, तो वो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो स्टेबिलिटी के कारण, जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो अगर मैं बैलेंस करूं तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका एनर्जी पार्टिकल भी होता है जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, जो उसका स्पिन क्वांटम नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यही हमारा आंसर भी है कि ए न्यूट्रॉन कन्वर्टेड टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और जो एंटी न्यूट्रिनो है वो साथ साथ रिलीज होता ही है। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए एक सरफेस लिया मैंने, ये एग्जांपल के तौर पे लिया है आपको समझाने के लिए कि एक तरफ से एंटर कर रहा है फ्लक्स φ1, एक तरफ से लीव कर रहा है फ्लक्स φ2। सो φ2 इज लीविंग, φ1 इज एंटरिंग, और जो एंटर कर रहा है फ्लक्स उसके लिए जो एंगल है b डॉट ए का, जो कि cos थीटा होता है, वो एंगल कितना है? नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का 180 डिग्री। सो cos π इज -1 एंड cos π इज -1, देन φ1 इज नेगेटिव एंड φ2 इज पॉजिटिव। सो नेट रिजल्टेंट फ्लक्स, एज फ्लक्स इज a vector quantity, resultant flux is given by simple addition of both φ2 minus φ1 is flux. Then according to Gauss law, phi is equal to q by epsilon naught, q is equal to epsilon naught into phi. This is our next question. In YDSC, YDSC means Young's double slit experiment, the path difference between the two interfering waves at a point on screen is 5 lambda by 2. Means given में आपको दे रखा है path difference, तो first of all आपको path difference का formula पता होना चाहिए, जो कि ये था x means path difference बोल रहे हैं यहाँ पे, path difference x is equal to 2n minus 1 lambda by 2, 2n minus 1 lambda by 2, x will be the path difference जो कि given है। अगर वहां पे पुट करेंगे 5 lambda by 2 तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर में आएगा 2 मींस पाथ डिफरेंस जो भी n जो भी इसमें से निकालने को पूछ रखा है कि कौन सा डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज था, वो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होता है ये। तो डार्क फ्रिंज कौन सा था? सेकंड डार्क फ्रिंज था। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये और में था, इसी YDSC के ऊपर और में क्वेश्चन आया हुआ था कि इन वन ऑफ द स्लिट, देखो YDSC का अगर एक स्लिट ढक दे तो क्या होगा, दो स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है ना, एक स्लिट हट गया तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता था, डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन के अंदर ये पूछ रखा है सेंट्रल मैक्सिमम कैसा होता है, ब्रॉड होता है, मींस सेंट्रल मैक्सिमा इज, अगर मैं एंगुलर विड्थ देखूं या लीनियर विड्थ देखूं दोनों ही डबल होती है ना, एज कंपेयर टू सेकेंडरी, ऑल सेकेंडरी या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए हायर रिजोल्विंग पावर, अगर मेरे को किसी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी रिजोल्विंग पावर बढ़ानी है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, कौन सी लाइट में यूज करूं, अगर मेरे को एक रिजोल्विंग पावर किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इंक्रीज करनी है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसमें रिजोल्विंग पावर नहीं पूछ रखा था, बहुत स्टूडेंट रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला लिख दिया 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा, गलत है वो, क्योंकि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करने के लिए जो विजिबल लाइट है इससे अच्छी वेवलेंथ की लाइट नहीं होती कोई, तो इस विजिबल लाइट इसका आंसर होना था, वेवलेंथ रेंज पूछे तो 400 से 700 नैनोमीटर। अच्छा, अनपोलराइज्ड लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर इफ रिफ्लेक्टेड, एंड इट मींस ब्रूस्टर लॉ की सिचुएशन है एज इट इज, और उस लॉ के अंदर अब पूछा क्या है, ये पूछा है कि लीनियरली पोलराइज क्या होती है। देखिए कोई भी एक लाइट रे है जैसे कि, और अगर लाइट रे अनपोलराइज है जैसे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सिंपल लाइट है, तो वो इस प्लेन में भी होगी, इस प्लेन में भी होगी, और अगर इसको मैं किसी पोलराइड के पास से गुजारूंगा तो क्या होगा, ये एक ही प्लेन, ये लीनियरली पोलराइज लाइट जा रही है। अब ये लीनियरली पोलराइज लाइट प्लेन ऑफ इंसिडेंस के किस एंगल पे डिपेंड, किस एंगल पे इंक्लाइंड होगी, वो देखें। जो ब्रूस्टर लॉ से आपने पढ़ा था कि अगर एक लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे दो रेज में डेविएट टूट स्प्लिट हो जाएंगी, और ये वाली परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस रह जाएंगी। प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये वाइब्रेशन कौन सा रह गया, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। सो आंसर इज एट राइट एंगल और एट परपेंडिकुलर। Your next question is, out of red, blue and yellow, इनमें से कौन सा ज्यादा स्कैटर होता है, हमें ये समझाना है। देखिए विबग्योर, हमारा स्पेक्ट्रम रेड है हाईएस्ट वेवलेंथ, वॉयलेट है लोएस्ट वेवलेंथ। इस सीरीज में देखें लोएस्ट वेवलेंथ से हाईएस्ट वेवलेंथ की तरफ, वेवलेंथ जिसकी बड़ी वो कम स्कैटर होगा, वेवलेंथ जिसकी छोटी वो ज्यादा स्कैटर होगा, ये देखना है हमें। अब वेवलेंथ इनमें से किसकी सबसे छोटी है, ब्लू की सबसे छोटी है, दैट्स व्हाई ब्लू स्कैटर्स मोस्ट। व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, फ्रीक्वेंसी N है, इंपीडेंस क्या होगा 1 by ओमेगा C होता था, ओमेगा खुला 2 pi न्यू C, न्यू फ्रीक्वेंसी यहाँ पे N है। What is the value of impedance at resonance? रेजोनेंस पे देखो इंपीडेंस क्या होता है, XL is equal to XC हो जाता है, that's why total impedance, total resistance R ही रह जाता है। So नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लंबाई है L, मैग्नेटिक फील्ड B में पैरेलली रखी, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ, रॉड भी पैरेलली रखी, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल रखी। अब रॉड को फील्ड के साथ साथ लेके गए तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। ईएमएफ कितना होता है, बिलीव साइन थीटा, सो साइन 0 हैविंग ऑल ईएमएफ 0, सो आंसर इज 0 ईएमएफ विल इंड्यूस। Here is your question number 18. देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रॉ करवाना है ईएमएफ इंड्यूस्ड और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट DI by dt के बीच का फॉर ए आइडियल इंडक्टर। आइडियल इंडक्टर बस ऐसा होता है जिसका इंपेडेंस ना के समान हो, बट एज वी नो कोई भी चीज आइडियल एग्जिस्ट नहीं करती। सो स्टूडेंट्स डायग्राम ग्राफ बनाते हैं, ये एक्सप्रेशन फॉर ए इंडक्टर पता होगा LDI by dt, L is inductance so it is constant, EMF directly proportional to DI by dt, that's why proportionality curve, directly proportional का साइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कर्व ऐसी होती है कि EMF जैसे जैसे बढ़ेगा, या फिर ये कह लो रेट ऑफ करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड EMF भी इंक्रीज होगा। नाउ व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 3.3,
इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा बेसिक क्वेश्चन है, इज इक्वल टू एच न्यू आइंस्टाइन इक्वेशन, सॉरी प्लैंक इक्वेशन पे बेस्ड। हाँ, न्यू सी बाय लैम्डा होता है, लैम्डा निकालना है आफ्टर, या तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, बट अगर कैलकुलेट करके देखना है तो हमारी करेक्ट आंसर 656 नैनोमीटर। आफ्टर दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस की एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता होना चाहिए वैसे ये क्वेश्चन। बिफोर बिलो बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई भी इजेक्शन टेक्स प्लेस नहीं हो सकती, एंड अबो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है। हाँ, इसका एक और ग्राफ पॉसिबल है स्टूडेंट्स, देखें, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई, वैसे तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो ईएमएफ जो भी इंड्यूस होता है ना, वो नेगेटिव साइन के साथ आता है। दैट्स व्हाई फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, दोनों में से आपका दोनों ही ठीक रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन सारे। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 2 मार्क्स क्वेश्चन डालूंगा एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो, ताकि आपकी ये वीडियो लेंथी ना हो पाए ज़्यादा, इसलिए मैंने ओनली 1 मार्क्स क्वेश्चंस के ऊपर ही बनाई है। एंड अगर आपको कंटेंट का रिलेटेड कुछ समझ में आई है चीज़ें, किस तरह से आपको पैटर्न सेट करना है, या अगले आपके अगर आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले पेपर की तैयारी कर रहे हो आप प्रीवियस पेपर्स देख के, तो आपको नॉलेज हो गई होगी अभी तक कि किस टाइप से क्वेश्चन सेट हो रहा है सीबीएसई में। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।